चलिए तो नमस्कार भाई सभी लोगों को। सभी का एक मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन में मैं भानु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने सबसे फेवरेट एग्जाम्पल परिवार में। हम हैं एग्जाम्पल क्रम से क्रांति जी। सभी को बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। राम राम, राधे राधे, सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये बताओ फटाफट साथियों कैसे हो जी। मुझे उम्मीद है कि सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है साथियों, हम लोग जो अपनी सीरीज स्टार्ट की है आरपीएफ जो एनटीपीसी की भर्ती है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी सीएल सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकंड के लिए, उसी के हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को कंटिन्यू किया है। उसी के जितने भी आए हुए जो एग्जाम में मेरे दोस्त जितने भी प्रश्न होंगे, सारे प्रश्नों को हम लोग करने की कोशिश कर रहे होंगे। ओके, हम लोग सारे वो प्रश्न कर रहे होंगे जो मेरे दोस्त पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए फटाफट बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये रहा मेरे दोस्त आपके सामने पहला प्रश्न। क्या खूबसूरत सा प्रश्न है, बिल्कुल प्राचीन भारत का प्रश्न है। आप इस प्रश्न को देखो। प्रश्न क्या दे रखा है मेरे भाई? प्रश्न दे रखा है कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी, मतलब ये किसकी उपलब्धियों की जानकारी प्रदान करता है। तो मेरे दोस्त जो प्रयागराज का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसकी रचना सर किसने, किसके द्वारा की गई थी? सर इसकी रचना की थी किसने बेटा? हर्षेण के द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसके द्वारा रचना की गई थी? हर्षेण के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अब प्रश्न ये पूछा जाता है सर हर्षेण किसके दरबार के कवि थे? तो बेटा हर्षेण ने क्या लिखा है? हर्षेण के द्वारा जो बुक लिखी गई है उस बुक का नाम है मेरी जान क्या? हर्षचरित्र। कौन सी बुक लिखी है सर? उस बुक का नाम है हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र किसके बारे में लिखी गई है बेटा? फटाफट बताओगे, ठीक है। तो बेटा जी, अगर मैं बात करूंगा प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना बेटा इनके द्वारा की गई है, लेकिन ठीक है ये हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई है। तो बेटा यहाँ हर्षवर्धन तो है नहीं, ठीक है, तो मेरे दोस्त इसका नाम हो जाएगा क्या? समुद्रगुप्त। इसकी रचना किसके द्वारा कराई गई थी? इसकी रचना सर समुद्रगुप्त के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है सर? इसी को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है सर? इसी को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहा जाता है सर? इसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, इसी को क्या कहा जाता है सर? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस बात को याद रखना। किसने कहा है सर? ये कहा है किसने? बीएस स्मिथ के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है बेटा? बीएस स्मिथ के द्वारा कहा गया है, याद रखना इस बात को। किसने कहा है सर? ये कहा है बीएस स्मिथ ने कहा है। अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्त, इनकी बुक का नाम क्या हुआ करता था? इनकी बुक का नाम हुआ करता था क्या? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनकी बुक का नाम क्या था सर? इनकी बुक का नाम हुआ करता था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी बुक हुआ करती थी। बात क्लियर है ना? अच्छा, एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पूछा जाएगा आपसे दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्त अगर हम बात करेंगे दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो सर दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे बेटा? राजेंद्र। ठीक है, जो मेरे दोस्त राजेंद्र को कहा जाता है। ठीक है भाई, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राजेंद्र को। बिना देरी के हुए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा मेरे दोस्त आपका अगला प्रश्न। ठीक है, बिना देरी के हुए देखो फटाफट प्रश्न क्या दे रखा है सर कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे? आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करते थे, इन्हीं को बेटा सर क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है बेटा क्या? विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इन्हीं को कहा जाता है विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के दरबार टोटल राजा कितने हुए हैं? टोटल 14 राजाओं ने अब तक विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। कितने राजाओं ने बेटा? अब तक टोटल 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया है। उनमें से मेरे दोस्त जो अंतिम विक्रमादित्य हुए हैं, जो लास्ट विक्रमादित्य हुए हैं, अंतिम विक्रमादित्य, उनका नाम था सर क्या? हेमचंद्र हेमू। अंतिम विक्रमादित्य कौन हुए हैं सर? वो हुए हैं हेमचंद्र हेमू, जिन्हें बेटा कौन सा? जिन्हें बेटा 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में, 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसने बेटा? हेमचंद्र हेमू इन्हें बेटा पानीपत के दूसरे युद्ध 1556 में
ठीक है, इन्हें बेटा अकबर के द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा था। तो बेटा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक अगर कोई पूछा जाता है तब भी कौन थे सर? हेमचंद हेमू। सर इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। कितने लोग रहा करते थे? 9 रत्न रहा करते थे। 9 लोग रहा करते थे, 9 रत्न। ठीक है, 9 विद्वान रहा करते थे, उन्हीं को बोला जाता है क्या? 9 रत्न। अगर मैं 9 विद्वानों की बात करता हूं तो उनमें कौन कौन थे? अब इसमें डायरेक्ट पूछ ले रखा है तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कौन थे। वो हुआ करते थे बराह मिहिर। कौन हुआ करते थे सर? वो हुआ करते थे बराह मिहिर। अब कहोगे गुरुजी भाई 9 के 9 बता दो, तो देखते हैं 9। सबसे पहले आपके कालिदास हो गए। कौन हो गए बेटा? कालिदास का नाम सुना ही होगा, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, है ना? कालिदास हो गए। कालिदास के अलावा छपड़क हो गए। कौन हो गए? छपड़क हो गए। ठीक है, अमरकोश हो गए, शंकु हो गया। कौन हो गया? शंकु हो गया। रज्जुक हो गया, रज्जुक हो गया। घटकपर हो गए, घटकपर हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके कितने हो गए? एक बचते हैं आपके, कौन? बराह मिहिर हो गए, बराह मिहिर हो गए। ये मेरे दोस्त एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, बराह मिहिर हो गए। बराह मिहिर के अलावा मेरे दोस्त अगर मैं बात करूंगा तो आपका कौन हो गया? विक्रम बेताल। आप लोगों ने सुनी होगी वो कहानियां हैं, विक्रम बेताल की कहानियां सुनी है बेटा, जो जादूगर था। चलेगा, ठीक है, चलो भाई। तो कितने लोग हुआ करते थे? 9 प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे। अच्छा, बराह मिहिर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है सर? इनके द्वारा बुक लिखी गई कौन सी? बृहद कथा नाम की बुक लिखी गई है। ठीक है, पंच सिद्धांतिका इनकी बुक लिखी गई है, पंच सिद्धांतिका। चलो बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सर बराह मिहिर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके दरबार में धनवंतरी और हुआ करते थे, धनवंतरी, धनवंतरी, धनवंतरी। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो इन्हीं के दरबार में आया था सर कौन? फायान आया था, जिसकी बुक का नाम क्या था? फूको की। चलिए कितने हो गए? 9 के 9 हो गए ना। देखिए 4 ये हो गए, 4 ये हो गए और एक ही हो गया धनवंतरी, जो चिकित्सक हुआ करता था। तो 9 विद्वान रहा करते थे इनके दरबार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा मेरी जान अगला प्रश्न। देखो बिना देरी के हुए ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। सर प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से किस एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम, किसका नाम साथियों? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए भाई, फटाफट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूंगा गुप्त काल में जो एक महिला कुछ शासिका के रूप में कार्य करी है, उस महिला का नाम है मेरे दोस्त क्या? प्रभावती गुप्ता। क्या नाम था बेटा? प्रभावती गुप्ता, जिसके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त सेकंड। और इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम था बेटा ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। अगर मैं बात करूंगा बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस प्रभावती गुप्ता की शादी किससे की थी? बेटा इसकी शादी की थी रुद्र सेकंड से। किससे की थी? रुद्र सेकंड से की थी, जो कौन थे? जो वैकाटक शासक हुआ करते थे। चलिए बढ़िया, इसके बेटा साथियों बेटा इसी रुद्र सेकंड की मदद से शक शासक रुद्र तृतीय को पराजित करने का काम किया था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देरी के हुए। ये रहा मेरे दोस्त बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न दे रखा है? सुनो भाई, क्या प्रश्न दे रखा है? देखो, भोक्ति भोग विषय विधि और मंडल थे। भाई ये किसके थे? बताओ फटाफट जल्दी से, ये किसके थे? क्या ये मौर्य काल के महान संत हुआ करते थे? जल्दी से बताना एक बार, क्या ये मौर्य काल के महान संत हुआ करते थे? क्या ये गुप्त काल में प्रशासनिक विभाग में हुआ करते थे? या अश्वमेध यज्ञ में मेरे दोस्त जो अनुष्ठान हुआ करते थे? या चंद्रगुप्त के दरबार में ये मंत्री हुआ करते थे? तो बेटा ये क्या है सर? मुक्त, भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल, ये कौन थे सर? बताओ फटाफट। ये गुप्त काल में हुआ करते थे, ये बात सही है सर, ये गुप्त काल में प्रशासनिक विभाग हुआ करते थे। चलिए मेरे दोस्त बिना देरी के हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाई क्या प्रश्न दे रखा है? शानदार सा प्रश्न है, जल्दी से बताना मेरे दोस्त, बढ़िया प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक के रूप में प्राचीन विश्व महान विश्वविद्यालयों में से एक अकादमिक उत्कृष्टता के लिए एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक के द्वारा की गई थी? जल्दी से बताओ, इसकी स्थापना किस भारतीय शासक के द्वारा की गई थी? क्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा या कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा? तो अगर मैं बात करूंगा बेटा जो नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है। लेकिन मेरे दोस्त ये विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी हुआ करती थी
विश्व की सबसे पहली, जब दुनिया में कहीं स्कूल नहीं थे उस समय बेटा भारत में यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। और इसका जो निर्माण कराया था ना, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था सर? इसका निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था सर? इसका निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिएगा। सर कुमारगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? इसने बेटा महेंद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी। अरे क्या हाल है भाई? महेंद्रगुप्त की उपाधि धारण की। भाई बात को सुनो, तो बेटा इसने किसकी? महेंद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त फर्स्ट, इसी ने महेंद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी। चलिएगा, बढ़िया, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त बिना देरी के हुए। ये रहा मेरे दोस्त आपके सामने अगला। अच्छा देखो, यहीं पर बेटा ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी, कुमारगुप्त के द्वारा निर्माण कराया गया था। इसने महेंद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी। बाद में मैं आपको बताऊंगा इस नालंदा विश्वविद्यालय को बेटा किसने तोड़वा दिया था? जी मोहम्मद गोरी के गुलाम जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने आके इस विश्वविद्यालय को तोड़वा दिया था। ठीक है, बहुत बड़ा इसमें मेरे दोस्त बहुत ज्यादा ज्ञान छुपा हुआ था, लेकिन मोदी जी ने इसकी दोबारा आधारशिला रख दी है। चलो फटाफट, ये प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न को बच्चा बच्चा कर सकता है। भाई मुझे तो लगता है बच्चा बच्चा कर सकता है। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? बेटा फटाफट बताओ, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, फटाफट बताओ किस भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को? तो मेरे दोस्त बच्चा बच्चा जानता है सर, गुप्त काल को क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अच्छा पूछा जाए, सब सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो किस वंश के शासकों ने बेटा सर्वाधिक सोने के सिक्के जो चलाए थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के जो चलाए थे वो किसने चलाए थे? जल्दी से बताना, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? जल्दी से बताओ। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे बेटा? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय बेटा गुप्तों को जाता है। किसने चलाए थे बेटा? गुप्तों ने चलाए थे। अच्छा एक प्रश्न और पूछा जाएगा, सबसे पहले सोने के सिक्के, जल्दी से बताना, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सबसे पहले सोने के सिक्के, गोल्डन कॉइन्स किसने जारी किए थे? सोने के सिक्के। तो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है किसे? तो बेटा वो जाता है किसे? हिंद यवनों को जाता है। किसे जाता है? हिंद यवनों को जाता है, अर्थात हूणों को जाता है। हैं? चलिएगा, अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले बेटा क्या, शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे बेटा? शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो बेटा शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था बेटा क्या? उसका नाम था बेटा बिंब कडफिसस। उसका नाम क्या था बेटा? बिंब कडफिसस। बिंब कडफिसस था। ओके, और एक बात और अगर मैं बात करूंगा, किस किस कुषाण वंश के किस शासक ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो उसका नाम होगा बेटा क्या? उसका नाम होगा कनिष्क। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस कुषाण शासक ने चलाए थे? ठीक है, तो बेटा सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे किसने? बिंब कडफिसस ने। इन्हीं को बोला जाता है हूड़। इन्हीं को क्या बोला जाता है? हूड़। अच्छा सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को। तो बेटा सिक्कों के अध्ययन को अपन लोग कहते हैं क्या? सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है सर न्यूमिस्मेटिक। क्या कहा जाता है सर? इसे कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक। ओके, अच्छा अगर मैं बात करूंगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, किसने बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसी को विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बेटा क्या? चांदी के सिक्के जारी किए थे। किसके बेटा? चांदी के सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के जारी किए थे। और अगर आपसे पूछा जाता है सर किसने कांसे के सिक्के चलाए, तो बेटा सातवाहनों ने कांसे के सिक्के चलाए थे। सातवाहनों ने किसके? कांसे के सिक्के चलाए थे। और बिना देरी के हुए ये रहा आपके सामने बहुत सुंदर सा प्रश्न, गुप्त काल में कौन सा राजा था जो अच्छा बीड़ा बजाता था? भाई वाह, है ऐसे ही बजाता रहता था। जैसे बेटा कौन था, आप जानते हो उसे? उस सिंगर का नाम क्या है भाई, जो गाने वगैरह बीड़ा बीड़ा बजाता है ना? तो उसका नाम क्या है बेटा? अरिजीत सिंह। कि तू ही है मुझको बता दे जाऊं मैं या ना, है अपने तू घर का पता दे। बेटा जाना नहीं, बुलाती है जाना नहीं, बर्बाद हो जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ।
है ना बेटा, बर्बाद हो जाओगे, बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, है ना तुम चले गए बेटा, हाँ फिर बेटा बुरी तरीके से मार पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। तो फटाफट बताओ मेरे दोस्त, वह कौन सा राजा था जो बेटा वीणा बजाता था, मतलब अपने धुन में मस्त रहता था, गाने वाने गाता था, हैं? कि मोहब्बत बरसा देना तू, आज सावन आए, बेटा सावन भी तो आ रहा है, कल से 22 जुलाई है, सावन आ रहा है कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। तो बेटा कौन गाता था, बेटा उसे वही गाता था, कौन? समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। सर इसने टोटल मेरे दोस्त कितने 9+12 राज्यों को जीता था। किसने कितने बेटा? 9+12 राज्यों को जीता था। और बेटा सिक्कों पर ही इसका अंकन जो किया गया है ना, जो इसने सिक्के बने हुए हैं उन सिक्कों पर बेटा ये बीड़ा बजाता हुआ दर्शा रहा है। कौन बेटा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट मेरे दोस्त, जिसने बेटा क्या, जिसने सबसे पहले सोने का सिक्का, जिसने बेटा राजा रानी के सिक्के चलाते हैं। किसके बेटा? इसकी पत्नी का नाम हुआ करता था क्या? कुमार देवी। तो बेटा इसने बेटा क्या, राजा रानी के सिक्के चलाए थे। एक तरफ राजा एक तरफ रानी, राजा रानी के सिक्के पूछा जाता है किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है। इसने बेटा चांदी के सिक्के चलाए थे। कुमारगुप्त ने महेंद्रवती की उपाधि धारण की थी। और मेरे दोस्त आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। अरे बोलो ना, बात क्लियर है। सर पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर समुद्रगुप्त के शिलालेख है। भाई एक बात बताओ, आ गया ना भाई, मैंने थोड़ी देर, सबसे पहला प्रश्न में यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो बेटा इलाहाबाद स्तंभ की अगर मैं बात करूंगा बेटा, वैसे तो ये स्तंभ कहां पर था? वैसे तो ये कौशाम्बी में था बेटा। इसे इलाहाबाद कौन लेके आया था? तो बेटा अकबर के समय लाया गया था, अकबर के समय लाया गया था। लेकिन बेटा इसे जहांगीर के लेख हैं, इस पर किसके लेख हैं बेटा? जहांगीर के लेख हैं, अशोक के लेख हैं और समुद्रगुप्त के। पूछा जाता है कि प्रयाग स्तंभ पर कितने राजाओं के लेख मिलते हैं? तो प्रयागराज स्तंभ पर बेटा 3 राजाओं के लेख मिलते हैं। सबसे पहले अशोक के, सबसे पहले किसके बेटा? अशोक का। तो सारे स्तंभ हैं, अशोक पर बेटा छप गए थे कौन? समुद्रगुप्त। कौन बेटा? समुद्रगुप्त छप गए थे, हाँ। और बेटा समुद्रगुप्त के बाद इस पर कौन है बेटा? जहांगीर। 3 राजाओं के अंकन मिलते हैं। तो बेटा इसकी हाइट पूछी जाती है। इसकी हाइट कितनी है बेटा? 35 मीटर है इसकी हाइट, ओके। इसकी ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्त? इसकी ऊंचाई है 35 मीटर। बिना देरी के हुए ये रहा आपके सामने बहुत सुंदर सा प्रश्न। और देखते हैं कितने लोग बताते हैं कि चौथी शताब्दी के, देखो प्रश्न क्या दे रखा है कि चौथी शताब्दी के शुरुआत में गुप्तों ने किस एक छोटे साम्राज्य को स्थापित कर लिया था? फटाफट बताना। तो बेटा वातापी तो ये तो चालुक्यों का था, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। मालवा तो हो ही नहीं सकता, अवध हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा? मगध साम्राज्य। मगध इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। अगर हमसे कोई पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो बेटा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था, ठीक है ना। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था बेटा? वो था मगध। अरे बोलो ना, कौन सा था सर? वो था मगध। बात क्लियर है ना। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? वो था सर मगध हुआ करता था सबसे शक्तिशाली महाजनपद। अच्छा मगध की 3 राजधानियां थी। एक राजधानी इसकी हुआ करती थी राजगिर, एक राजधानी इसकी हुआ करती थी गिरिब्रज। क्या हुआ करती थी बेटा? एक राजधानी हुआ करती थी गिरिब्रज, और एक राजधानी और बन गई थी बाद में बेटा, क्या? इसका नाम था पाटलिपुत्र। कौन सी बेटा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी, जो मेरे दोस्त किस वंश का? हर्यक वंश का शासक था। ये गंगा और सोन नदी के किनारे था बेटा पाटलिपुत्र, आज का पटना, है ना, पाटलिपुत्र। चलिए बढ़िया, इसकी 3 राजधानियां थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मगध इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरे दोस्त। देखो अब हमारा जो प्रश्न होगा वो किससे होगा? वो होगा वर्धन काल से। किससे होगा बेटा? वर्धन काल से होगा। देखो अगर मैं थोड़ी बात बता दूं वर्धन काल के बारे में, तो वर्धन काल की अगर मैं बात करूंगा, इसी को बेटा कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है बेटा पुष्यभूति वंश। मतलब इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक पुष्यभूति हुआ करते थे, ठीक है। पुष्यभूति का बेटा कौन हुआ? प्रभाकर वर्धन हुआ। कौन हुआ बेटा? प्रभाकर वर्धन हुआ। प्रभाकर वर्धन की बेटा 3 संतानें हुई। मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। इसकी 3 संतानें हुई। इसका सबसे बड़ा बेटा था राज्यवर्धन। कौन था बेटा? राज्यवर्धन। इसके बाद इसकी बेटी थी कौन? राजश्री। बेटा कुछ और मत समझिए, राजश्री बेटी थी। और बेटा इसका छोटा बेटा था जिसका नाम क्या था बेटा? हर्षवर्धन, है ना। क्या था बेटा? हर्षवर्धन। अब बेटा अगर मैंने आपको बात करूंगा तो सर इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? इनकी राजधानी हुआ करती थी बेटा, पहले हुआ करती थी थानेश्वर। इनकी पहली राजधानी कहाँ हुआ करती थी? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पड़ता है सर? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा? हरियाणा में पड़ता है। अगर मैं बात करूंगा तो फटाफट बता देना, इनका वंश, इनका संबंध किससे था?
तो आप आंसर कर देना पुष्यभूति से। किससे हुआ करता था? पुष्यभूति वंश के हुआ करते थे। राजश्री की शादी उन्होंने किससे कर दी बेटा? राजश्री की शादी बेटा ग्रहवर्मन से कर दी थी, है ना, जो मेरे दोस्त मोखरी वंश का शासक था। इस ग्रहवर्मन को मार दिया किसने? देवगुप्त ने। तो देवगुप्त से उठा ले गया। हाँ, देवगुप्त और शशांक मार गए थे बेटा, किसे? ग्रहवर्मन को मार गए थे, जो किस वंश का था? ये मोखरी वंश का शासक था, अवंती वर्मन का राजा था, मोखरी वंश का शासक हुआ करता था, है ना। चलिए बढ़िया, तो पुष्यभूति इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले अगर आपको एक इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी प्यारी सी सूचना देना चाहूं तो मेरी बात को सुने बड़ी आराम से। क्या सर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी? रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकंड 2024 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर सा मेरे दोस्त एक क्या तिरंगा बैच लॉन्च होने वाला है। बिल्कुल मेरे भाई, और इसमें मैं सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही सारे टारगेट रहेगा कि हम लोगों का सीधा हमारा टारगेट वही होगा कि कैसे हम लोग अपने बहुत अच्छा करके हमें अपनी जॉब लेनी है, क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी में एक बड़ी वैकेंसी आ रही है ना। चलेगा, आपको पता है, ठीक है। इसके लिए बैच मेरे दोस्त आ रहा है 1 अगस्त से, 499 का बैच है। अगर आप 1 अगस्त के बाद इस बैच को परचेज करेंगे तो 699 का मिलेगा। इससे पहले हम लोग सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलेगा, क्लास इसकी स्टार्ट हो जाएंगी बेटा 1 अगस्त से। इस बैच की वैलिडिटी कितनी रहने वाली है सर? 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। तो अभी तो हम फिलहाल आपको इस बात का आइडिया जरूर दे रहे हैं कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार से और हम ज्यादा अपना बेहतर कर सकेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए, तो आपके लिए इससे अच्छा कोई बैच हो नहीं सकता, ठीक है। इससे अच्छा कोई बैच हो नहीं सकता। मात्र कितने में? 499 रुपए में, ठीक है। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको मिलेगा। तो भाई देर नहीं करनी है, फटाफट अपनी तैयारी को अभी से मजबूत बनाओ। ये मत सोचो कि वैकेंसी आएगी तब हम करेंगे। अगर मेरे दोस्त जिसकी तैयारी पहले से है, वही मेरे दोस्त सक्सेस हो पाता है। बाद में तो सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, जब आपका डेट आ जाएगी या फॉर्म आ जाएंगे तब आप रिवीजन करो। तब तक अपनी तैयारी बहुत मजबूत कर लो, है ना। बिल्कुल मेरे दोस्त, चट्टान जैसा मजबूत कर ले अपना आधार और फैला पंख जीत ले सारा संसार, ठीक है। चलेगा, आगे आते हैं। और ये रहा मेरे, देखो कितने आराम से प्रश्न हो रहे हैं, कितने आराम से प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न क्या दे रखा है, ध्यान से सुनो। प्रश्न ये दे रखा है आपको, बिल्कुल शांति से सुनेंगे। क्या प्रश्न दे रखा है कि नागानंद एक संस्कृत नाटक है जो नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमूत वाहक के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी बताता है। यह का श्रेय किस सम्राट को जाता है? बेटा अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं, देखो एक नाटक है प्रियदर्शना। एक नाटक कौन सा है बेटा? एक नाटक है प्रियदर्शना। एक नाटक है बेटा क्या? रत्नावली। कौन सा है? रत्नावली। एक नाटक है बेटा क्या? नागानंद। बेटा ये सबके सब किसके समय लिखे गए थे? ये सबके सब बेटा हर्षवर्धन के समय लिखे गए थे। किसके समय लिखे गए थे? हर्षवर्धन के समय लिखे गए थे। और हर्षवर्धन के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हर्षवर्धन के काल को क्या कहा जाता है? याद रखना बेटा, हर्षवर्धन के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं बेटा? साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। साहित्य का स्वर्ण काल किसके समय कहा जाता है बेटा? हर्षवर्धन के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो बेटा नागानंद मेरे दोस्त, अच्छा हर्षवर्धन का संबंध किससे था? बताओ, हर्षवर्धन का संबंध किससे था? हर्षवर्धन से था। अच्छा अगर मैं बात करूंगा, इन नाटकों को लिखने का श्रेय किसे जाता है? इन्हें लिखने का श्रेय मेरे दोस्त किसे जाता है? इन्हें लिखने का श्रेय बेटा किसे जाता है? तो एक कवि था जिसका नाम था धावक, का श्रेय धावक नामक कवि को जाता है। किसे जाता है बेटा? धावक नामक एक कवि हुआ करता था, पोइटर हुआ करता था, उसे जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। ओके, हर्ष इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने बहुत सुंदर सा प्रश्न। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन हुआ करते थे? जल्दी से बताओ, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन हुआ करते थे? तो बताओ फटाफट, राजा हर्षवर्धन के दरबार कौन हुआ करते थे? चलेगा, कौन बताएगा भाई राजा हर्षवर्धन के दरबार के कवि? तो भाई मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि राजा हर्षवर्धन के दरबार के कवि कौन हुआ करते थे सर? बाण भट्ट हुआ करते थे। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम हुआ करता था बेटा क्या? हर्षचरित्र।
कौन सी पुस्तक थी? हर्षचरित्र। अच्छा, अगर ये ना ऑप्शन दे के कोई और ऑप्शन दे दे तो बाणभट्ट के अलावा एक और हुआ करते थे जिनका नाम क्या था बेटा? सूर्यभट्ट। क्या नाम हुआ करता था? सूर्यभट्ट। ठीक है, सूर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है बेटा? इन्होंने अपने नाम के ऊपर लिख दी क्या? सूर्य शतक। सूर्य शतक चलेगा। आनंद ने बेटा क्या लिखी है? आनंद ने बेटा सुत्त पिटक लिखी है। क्या लिखी है? सुत्त पिटक लिखी है। ओके, सुत्त पिटक, जो कि आप जानते हैं ना महात्मा बुद्ध के बारे में, जो बुद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? पिटक कहा जाता है। तो इसने बेटा सुत्त पिटक लिखी है। विनय पिटक किसने लिखी है? उपाली ने लिखी है। चलिए बढ़िया। ये रहा मेरे दोस्त अगला प्रश्न, बहुत शानदार सा प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या देखा, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक के रूप में रहा? मतलब किसी मेरे दोस्त हमारी इस यूनिवर्सिटी में आया था, तब तो वो तो क्या स्टूडेंट था, लेकिन पहले तो स्टूडेंट रहा, फिर उसने उसी में पढ़ाई की और आते आते मेरे दोस्त क्या बन गया? वो लास्ट में जाते जाते मेरे दोस्त क्या बन गया? एक टीचर बन के गया। ठीक है, बहुत बड़ा विद्वान बन के गया। तो उसका नाम क्या था? फटाफट बताओ। इत सिंह था, कुबलाई खान था, हुएनसोंग था, फायान था। तो बेटा आपको ये कुबलाई खान तो होंगे नहीं, तो फटाफट बताओ कौन था? उसका नाम था हुएनसोंग। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, हुएनसोंग किसके दरबार में आया था? तो बेटा हुएनसोंग किसके दरबार में आया था? तो बेटा ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इस बात को याद रखो। ये हर्षवर्धन ऑप्शन दे सकता है, या मेरे दोस्त और क्या ऑप्शन दे देगा? तो और ऑप्शन दे सकता है पुलकिशन। अगर हर्षवर्धन ऑप्शन में नहीं होगा तो बेटा पुलकिशन सेकंड होगा, है ना? क्या ऑप्शन देगा? पुलकिशन सेकंड। क्योंकि बेटा पुलकिशन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। याद रखना इस प्रश्न को। पूछा जाता है किस शासक ने मेरे दोस्त हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो उसका नाम था पुलकिशन सेकंड। तो हुएनसोंग आया था बेटा, और हुएनसोंग बेटा कितने वर्षों तक रहा था? 17 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक रहा था बेटा? 17 वर्षों तक रहा था। हुएनसोंग की पुस्तक का नाम क्या था बेटा? हुएनसोंग की पुस्तक का नाम था बेटा सीयू की। क्या नाम था बेटा? सीयू की इसकी बुक हुआ करती थी। अच्छा, चीनी यात्री तो ये भी था फायान। ये बेटा किसके समय आया था? ये मेरे दोस्त चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। चंद्रगुप्त सेकंड, इसी को विक्रमादित्य बोलते हैं, इसके समय आया था। और इसकी बुक का नाम क्या था बेटा? इसकी बुक का नाम था फूकोकी। क्या नाम था? फूकोकी। चलिए बढ़िया ना, ये इसकी बुक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुएनसोंग इज द राइट आंसर। तो किसने बेटा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? पुलकिशन सेकंड। आगे आते हैं, और ये रहा मेरे दोस्त आपके लिए अगला प्रश्न। क्या शानदार प्रश्न। देखो इस प्रश्न को अब आप देरी ना हो जाए। देखो प्रश्न देख के तो आपको बेटा ऐसा लगेगा पता नहीं सर क्या बात, अब ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। अरे ना बाबा ना, इससे भी सरल प्रश्न आते हैं। अब तुम देखो इतना प्रश्न बढ़ा दे रखा है और तुम्हारी बेटा लंका लग जाएगी सोच के कि एक बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत के कितने बेटा 17 वर्षों की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट बता दो। हाँ जी बोलो ना, कौन था मेरे दोस्त? उसका नाम क्या था मेरे भाई? देर ना हो जाए अजी, देर ना हो जाए। उसका नाम क्या था? हुएनसोंग इज द राइट आंसर। अच्छा, मेगास्थनीज क्यों आया था? मेगास्थनीज बेटा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था बेटा? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। याद रखना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जब मेगा इस सेल्यूकस निकेटर को बेटा हरा दिया था किसने बेटा? इस सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था बेटा किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने हरा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बेटा पराजित कर दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसे हरा दिया तो सुनो मेरी बात को, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से कहा, हाँ तुम्हारे घर में एक सुंदर सी कन्या है, आप अगर उसकी शादी हमसे कर देंगे हम आपको छोड़ देंगे। ऐसा ही होता था बेटा। अब भाई सेल्यूकस निकेटर ने कहा भाई छोड़ दे, मैं अपनी पुत्री की शादी तुमसे कर दूंगा। तो बेटा इसकी पुत्री का नाम हुआ, बहुत सुंदर सी थी, वाह वेरी वेरी, क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में, ब्यूटीफुल है। तो बेटा इसका नाम था हेलेना। क्या नाम था बेटा? हेलेना। क्या नाम था बेटा? हेलेना। अब हेलेना बेटा अंग्रेजी जानती है, ये बेटा हिंदी जानता है, ये बेटा हिंदी देशी आदमी है, बिहार के पास का, यूपी बिहार का लड़का है, ये बेटा प्योर हिंदी जानता है। हेलेना बेटा इंग्लिश जानती है, इसे हिंदी नहीं आती बेटा। हेलेना को हिंदी नहीं आती, इससे बेटा अंग्रेजी नहीं आती। अब हेलेना कहती है व्हाट आर यू डूइंग? ये कहता का भाई मुझे न पल्ले पड़ रही, क्या बोल रहे हो? हाँ तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य को क्या चाहिए ये हेलेना को नहीं पता, हेलेना को क्या चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पता। इन दोनों के बीच में मामला सेट ही नहीं हो पा रहा है।
मामला सेट नहीं हो पा रहा है। इसने बेटा जाके कही हेलेना ने अपने पापा से, पापा पापा मुझे उन लोगों की भाषा समझ नहीं आती। तो पापा ने कहा मैं एक ट्रांसलेटर को भेज दे रहा हूं। तो उसका नाम था बेटा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बेटा किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इस मेगास्थनीज ने मेरे दोस्त जो बुक लिखी थी, इस बुक का नाम था बेटा इंडिका। कौन सी बुक लिखी थी बेटा? इसने बुक लिखी थी इंडिका। अरे बोलो ना, कौन सी बुक लिखी थी भाई? इसने बुक लिखी थी इंडिका, ठीक है। और भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, ये ध्यान रखना। मतलब किसी बेटा हिंदुस्तान के लड़के ने विदेशी लड़की को फंसा लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहला बेटा अंतरराष्ट्रीय विवाह था, इस बात को समझ लो, है ना। ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़ेंगे बिल्कुल बेटा, वैसे जिंदगी की तो वैसे ही लंका लगी पड़ी है। आगे आओ फटाफट। देखो अब ये हमारा शुरू हो जाएगा क्या बेटा? चोल वंश शुरू हो जाएगा। फटाफट देखो फटाफट इसके बारे में कि चोल राजवंश के शिलालेखों के अनुसार वह भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। तो देखो अगर मैं बात करूंगा फटाफट, देखो ये वेलान नामक ये बेटा किसे दिया? ये गैर किसानों को दी जाती थी। ये बेटा गैर किसानों को दी जाने वाली भूमि थी, याद रखना। तो बेटा अगर मैं बात करूंगा, ये साधु संत वगैरह को कौन दी जाती थी बेटा? संत वगैरह को दी जाने वाली भूमि हुआ करती थी। साधु संत वगैरह को ब्रह्मदेव दी जाती थी। तो बेटा मंदिरों को दी जाएगी तो ये संत को ही तो दी जाएगी। तो ब्रह्मदेव इज द राइट आंसर। ये बेटा किसे दी? ये दी जाती थी बेटा किसे? गैर किसानों को दी जाती थी, है ना, जो बहुत ज्यादा कमजोर बगर हुआ करते थे। चलो कमजोर वर्ग के लोग हुआ करते थे, उन्हें दी जाती थी, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो इसका सही हो जाएगा क्या? ब्रह्मदेव। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट, जल्दी से मेरे दोस्त, जल्दी से मेरे दोस्त। क्या प्रश्न दे रखा है जल्दी से बताओ। भारत के निम्न में से किस एक मंदिर को महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है? जल्दी से बताओ, भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है? क्या वो कांचीपुरम के कांची में कैलाश मंदिर है, क्या इन्हें कहा जाता है? या सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर है, या तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर है, या पुरी में श्री जगन्नाथपुरी मंदिर है? फटाफट बताओ किस मंदिर को महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बेटा आज आप लोग जानते हैं ऐसे प्रश्नों का मैं थोड़ा कंटेंट, मतलब इसका जो समय है, मतलब मंदिर, ठीक है ना, महोत्सव, ठीक है ना, योजनाओं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा। तो किस मंदिर को बेटा? ये मंदिर हो जाएगा कौन सा? तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना, ये सर ये कहाँ है? ये सर तमिलनाडु में है। ये सर कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, याद रखना। ओके, ये कहाँ है बेटा? ये तमिलनाडु में है। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर है बेटा, ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर बेटा, ठीक है। जैसे मेरे दोस्त का 1987 में इससे हमारे दोस्त किसमें? यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया। चलिए फटाफट आते हैं, तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय में है? फटाफट बताना। तो बेटा अभी तो हम बता के गए, तंजौर का बेटा मंदिर किसके लिए है? चोल वंश को दर्शाता है। किसे डेडिकेटेड करता है? तो दिस आर्ट डेडिकेटेड टू क्या? चोल डायनेस्टीज, है ना। किसे डेडिकेट करता है बेटा? ये चोल को डेडिकेट करता है। चलिए अगला प्रश्न है ये आपके सामने। ऐसे बेटा बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, सच्ची सच्ची बहुत सरल है। चलो फटाफट बताओ, चलो फटाफट बताओ मेरे दोस्त। चलो, चोल शिलालेखों में उल्लेखित गुरुकुल के, मतलब शिक्षा वगैरह के लिए, गुरुकुल के अनुरक्षण के लिए प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? वेलन बगाई, सालाभोग, ब्रह्मदेव, या पल्ली चंदन? बेटा तो वो कहा जाता था क्या? वेलन बगाई, है ना। ब्रह्मदेव किसे जाता था? जो साधु वगैरह को दी जाती थी उसे बोला जाता था क्या बेटा? ब्रह्मदेव, है ना। तो इसका सही हो जाएगा बेटा क्या? वेलन बगाई, वेलन बगाई हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही बात है। 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी? बेटा 16 महाजनपद हुआ करते थे, आपको पता है। 2 ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय है, और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। दोनों ग्रंथों में बेटा 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और लेकिन पाणिनि की एक बुक है जिसका नाम है बेटा क्या? अष्टाध्यायी। पाणिनि की एक बुक है जिसका नाम है बेटा क्या? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बुक में बेटा कितने? अष्टाध्यायी बुक में बेटा 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? अगर मैं बात करूंगा, एक जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ जिसका नाम क्या है बेटा? जैन ग्रंथ है जिसका नाम है बेटा क्या? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ क्या है बेटा? जिसका नाम है भगवती सूत्र, याद रखना। उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है भगवती सूत्र।
और एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है बेटा, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है मेरे दोस्त क्या, अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है बेटा, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इन दोनों ग्रंथों में बेटा कितने, इन दोनों ग्रंथों में बात की गई कितने महाजनपदों की, सर 16 महाजनपदों की बात की गई है, याद रखना। कितने महाजनपद, 16 महाजनपदों की बात की गई है। ठीक है, अगर मैं 16 महाजनपदों की बात करता हूं तो इनमें से बेटा 2 महाजनपद कैसे थे बेटा, 2 महाजनपद बेटा कैसे थे, गणतंत्र थे। बाकी 14 महाजनपद कैसे थे, हमारे राजतंत्र थे। 14 में क्या चलता था बेटा, 14 में चलता था राजतंत्र, 2 में चलता था बेटा गणतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या होता है बेटा, गणतंत्र मतलब जहां पर कौन कौन से थे, एक का नाम था सर, एक का नाम था बज्जी और दूसरे का नाम क्या था सर, बज्जी के अलावा दूसरा क्या हुआ करता था, मल्ल हुआ करता था। तो इन दोनों में क्या चलता था सर, दोनों गणतंत्र थे, बाकी 14। लेकिन एक बुक है बेटा पाणिनि की बुक, पाणिनि की एक बुक है जिसका नाम क्या है, पाणिनि की बुक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बुक में बेटा कितने 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी में बेटा कितने, तो अष्टाध्यायी में बेटा 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अगर मैं बात करूंगा भारत के बाहर 2 महाजनपद थे, काम्बोज और गंधार हुआ करता था। सबसे पूर्व में हुआ करता था अंग महाजनपद, सबसे उत्तर में हुआ करता था बेटा कौन सा जी। वैसे अगर मैं भारत के संदर्भ में देखूंगा, ठीक है, तो सबसे हमारा कंबोज उत्तर में हुआ करता था, सबसे दक्षिण में अक्समक हुआ करता था, ठीक है, इधर अवंती हुआ करता था। तो बेटा भारत के बाहर 2 महाजनपद थे, कंबोज और गांधार। दक्षिण भारत में एक था कौन सा, असमक। वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हुआ करते थे। ओके, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने, 8 महाजनपद हुआ करते थे, याद रखना इस बात को। तो बेटा कौन सा, अच्छा उज्जैन तो बेटा राजधानी था किसका, ये तो बेटा अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी थी। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा श्रावस्ती, ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी, किसकी बेटा, कौशल महाजनपद की। कौशाम्बी किसकी थी, ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। बेटा अवंती तो एक महाजनपद का नाम हो गया, तो इसका भाई कौन सा एक नहीं थी, तो बेटा अवंती तो एक महाजनपद था। ठीक है, अवंती क्या था बेटा, महाजनपद जिसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक उज्जैन और एक माहेशमती। आप लोगों ने सुना होगा माहेशमती, ये किसकी थी बेटा, ये मेरे दोस्त हुआ करती थी किसकी, अवंती महाजनपद की। ये रहा भाई अगला प्रश्न आपके लिए, बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा प्रश्न आपके सामने। वाह क्या खूबसूरत है, ठीक है, ब्यूटीफुल, वाह वाह, गर्दा गर्दा, है ना। ये देखो प्रश्न क्या शानदार है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहती है। बेटा मगध की राजधानियों के बारे में हमने बताया है कि सर मगध की राजधानियां कितनी रही है बेटा, मगध के टोटल मेरे दोस्त राजधानियां 3 रही हैं। कौन सा बेटा, राजगृह। तो बेटा पाटलिपुत्र से पहले तो उसका नाम पटना तो हो ही नहीं सकता, गया हो नहीं सकता, नालंदा हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा, राजगृह। क्या हो जाएगा बेटा, राजगृह। हर्यक वंश के समय बिंबिसार ने बेटा राजधानी क्या बनाई थी बेटा, वो बनाई थी बेटा राजगृह। बात क्लियर है ना। तो कई वर्षों तक बेटा कौन सी राजधानी रही थी बेटा, राजगृह राजधानी रही थी। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, मन खुश हो गया इस प्रश्न को देखकर। तो ये देखो कौशल, अंग, काशी और वज्र सभी क्या थे बेटा, मैंने आपको बताया है। इस कौशल, अंग, काशी, वज्र, अवंती, है ना, अस्मक, गांधार, कंबोज, अंग, वत्स, कौशल, ठीक है, कुरु, ये सब के सब 16 क्या थे बेटा, महाजनपद थे, काशी वगैरह। तो 16 महाजनपदों के ये भाग हुआ करते हैं, है ना। चलेगा, ये 16 महाजनपद थे। फटाफट चलिए, फटाफट चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, निम्न में से कौन मगध की राजधानी थी बेटा, ये बताओ कौन मगध की राजधानी थी, जल्दी से बताओ बेटा। वैशाली। वैशाली किसकी राजधानी थी, वैशाली तो वज्र की राजधानी थी। वैशाली किसकी राजधानी थी, वज्र की, जो लिच्छवियों के राजा हुआ करते थे, वज्जी, है ना, लिच्छवी शासक वज्जी हुआ करते थे। ठीक है, लिच्छवी शासक वज्जी हुआ करते थे। उज्जैन, उज्जैन बेटा राजधानी किसकी थी, उज्जैन तो बेटा अवंती की राजधानी थी। उज्जैन बेटा किसकी राजधानी थी, उज्जैन तो बेटा अवंती की राजधानी हुआ करती थी। अच्छा, राजगृह इसका सही आंसर हो जाएगा, राजगृह, है ना। राजगृह और क्या हुआ करती थी, और मेरे दोस्त राजगृह के अलावा क्या हुआ करती थी, गिरिव्रज हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी बेटा, गिरिव्रज हुआ करती थी। गिरिव्रज के अलावा और क्या हुआ करती थी, पाटलिपुत्र हुआ करती थी, है ना। बेटा कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। किसकी बेटा, वत्स की कौशाम्बी। अंग की चंपा, है ना। मल्ल की कुशीनगर, पावापुरी हुआ करती थी, है ना। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी बेटा, मल्ल महाजनपद की राजधानी 2 हुआ करती थी, एक कुशीनगर हुआ करती थी,
एक कुशीनगर हुआ करती थी, एक राजधानी हुआ करती थी क्या बेटा, पावापुरी। क्या हुआ करती थी बेटा, एक राजधानी हुआ करती थी बेटा, पावापुरी। अच्छा, कुशीनगर में बेटा निधन किसका हुआ, कुशीनगर में निधन हुआ बेटा महात्मा बुद्ध का, है ना। और पावापुरी में बेटा किसका निधन हुआ है, पावापुरी में निधन हुआ बेटा महावीर स्वामी का। तो महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ बेटा, महात्मा बुद्ध का निधन हुआ बेटा कहाँ पर, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का। और बेटा अगर हमसे पूछा जाता है पावापुरी में बेटा किसका निधन हुआ था, पावापुरी में बेटा निधन हुआ बेटा किसका, महावीर स्वामी का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और देखो भाई ये प्रश्न देखो, मौर्य वंश शुरू हो जाता है यहाँ से क्या शुरू हो जाता है बेटा, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है मौर्य एम्पायर। अगर मैं मौर्य एम्पायर की बात करूंगा तो 323 ईस्वी में चंद्रगुप्त, पहले एक बेसिक जानकारी ले लो, 323 ईस्वी में जब मेरे दोस्त नंद की राजा घनानंद को चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया, तो 323 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने बेटा किसकी, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान के रूप में जाना जाता था बेटा। ठीक है, किस प्रांत को बेटा कर्नाटक में सोने की खानों के रूप में जाना चलेगा। तो बेटा डायरेक्ट ऐसे प्रश्न नहीं, अच्छे प्रश्न आते हैं। तो बेटा क्या है, वो है बेटा स्वर्णगिरी। वो क्या है बेटा, वो है स्वर्णगिरी। ठीक है, चलो तोसल सर, ये मेरे दोस्त कहां पर हुआ करता था, ये कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली। तोसली क्या था बेटा, तोसली कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। ये बेटा अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। ये गांधार की राजधानी क्या हुआ करती थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। उज्जैन बेटा अवंती की राजधानी हुआ करती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा क्या, स्वर्णगिरी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए जबकि उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में अरमाइक और ग्रीक लिपि में थे। अगर देखो बेटा, अगर हमसे पूछा जाएगा अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए, तो बेटा अगर हमसे बात पूछी जाती है अशोक के शिलालेखों को, भारत में बेटा अभिलेखों का या शिला, देखो एक ध्यान रखो, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पहली बात, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है बेटा क्या, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है मेरे दोस्त क्या, एपिग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें बोला जाता है एपिग्राफी। ओके, अगर हम बात करेंगे ध्यान से सुनो, अभिलेखों का जनक बेटा भारत में अशोक को कहा जाता है। अशोक को बेटा अभिलेखों का जनक कहते हैं, इस बात को याद रखना। ओके, क्या कहते हैं बेटा, अशोक को बेटा अभिलेखों का जनक कहते हैं। ओके, अगर मैं बात करूंगा अशोक के टोटल कितने, 14 शिलालेख हैं। कितने शिलालेख हैं बेटा, भारत की बात करेंगे, भारत में अशोक के टोटल कितने शिलालेख हैं, 14 शिलालेख हैं। बात क्लियर है ना, भारत में अशोक के टोटल कितने शिलालेख हैं। भाई तो अगर मैं बात करूंगा अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है सर, तो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं बेटा एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं बेटा क्या, एपिग्राफी। क्या बोलते हैं सर, उसे कहा जाता है एपिग्राफी। ओके, भारत में अभिलेखों का जनक किसे कहा जाता है, भारत में अभिलेखों का जनक, भारत में अभिलेखों का जनक, भारत में अभिलेखों का जनक किसे कहते हैं बेटा, वो कहा जाता है अशोक को। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अशोक को कहा जाता है। अशोक के अभिलेख टोटल 4 लिपियों में हैं। अशोक के अभिलेख टोटल कितने लिपियों में हैं, तो अशोक के अभिलेख टोटल 4 लिपियों में हैं। लिपि की बात नहीं कर रहे हैं, लिपि में बेटा कितने हैं, 4 लिपियों में हैं। सबसे ज्यादा बेटा ब्राह्मी लिपि में है, सबसे ज्यादा किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। ओके, इसके बाद बेटा क्या है, अरमाइक खरोष्टी लिपि है। कौन सी लिपि है बेटा, इसके बाद में कौन सी लिपि होती है, इसके बाद में खरोष्टी लिपि है। ओके, कौन सी लिपि है बेटा, खरोष्टी लिपि है। इसके बाद कौन सी लिपि है बेटा, अरमाइक लिपि है। कौन सी है बेटा, अरमाइक लिपि है, अरमाइक लिपि है। इसके बाद में बेटा क्या है, ग्रीक लिपि है। तो बेटा अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, कि ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत में है, ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ है, भारत में। खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ है बेटा, पाकिस्तान में है। अगर पूछा जाएगा पाकिस्तान में अशोक के अभिलेख किस लिपि में है, तो बेटे हैं खरोष्टी लिपि में। अरमाइक लिपि की बात करूंगा, ध्यान से सुनना, जो अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख हैं,
अफगानिस्तान में जो अशोक के अभिलेख हैं वो किस लिपि में बेटा? तो बेटा अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख अरमाइक लिपि में है। जो यूरोप या यूनान में मेरे दोस्त अशोक के अभिलेख हैं वो किस लिपि में है? वो मेरे दोस्त ग्रीक लिपि में। सबसे ज्यादा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखेंगे, लेकिन पूछा जा रहा है किस भाषा, ये तो लिपि की बात कर रहा है। तो बेटा किस भाषा में लिखे गए? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। और अगर पूछा जाएगा, याद रखना, किस लिपि में लिखे गए हैं? अगर लिपि पूछी जाती है तो ब्राह्मी लिपि सबसे ज्यादा, और किस भाषा में लिखे हैं? तो भाषा है प्राकृत। अगर यहाँ बेटा क्या लिखी होती? लिपि होती तो ब्राह्मी लिपि हो जाती। ओके, हाँ, लिपि होती तो बेटा क्या लिपि हो जाती? ब्राह्मी लिपि हो जाती। ठीक है, अरे बोलो, बात क्लियर है ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। ठीक है, ये रहा मेरे दोस्त आपके सामने अगला प्रश्न। बहुत शानदार सा प्रश्न है। किस मौर्य शासक ने, देखो प्रश्न, देखो प्रश्न क्या दे रखा है कि किस मौर्य शासक ने 272 बीसी से लेकर 231 बीसी ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान चट्टानों पर अपने शिलालेख लिखवाए। वही सबसे पहले मैंने अभी बताया कि अभिलेख या शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? अभिलेख या शिलालेखों का जनक कहा जाता है बेटा किसे? अशोक को। तो किसने लिखवाए थे सर? वो लिखवाए थे अशोक ने। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा बेटा शिलालेख, शिलालेख यानी पत्थर पर लिखे गए शिलालेख। शिलालेखों की संख्या कितनी थी सर? शिलालेखों की संख्या हुआ करती थी मेरे दोस्त कितनी? 14। शिलालेख कितने हुआ करते थे? 14। स्तंभ लेख कितने थे बेटा? अगर मैं बात करूंगा स्तंभ लेख की, तो स्तंभ लेख कितने हुआ करते थे सर? स्तंभ लेख हुआ करते थे 7। और अगर मैं बात करूंगा गुहालेख, किसके? यानी गुहालेख यानी गुफाओं में, गुफाओं में कितने बेटा? 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। ओके, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अशोक हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, बढ़िया। चलो अगले प्रश्न से संबंधित, कौन कौटिल्य से संबंधित है? फटाफट बताओ, निम्न में से कौन कौटिल्य से संबंधित है? जल्दी से बताओ भाई, कौन कौटिल्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य से संबंधित है? इंडिका, इंडिका मैंने बता रखी है। हाँ, इंडिका मैंने बता रखी है ना। इंडिका किसकी है बेटा? मेगास्थनीज की है। इंडिका किसकी है बेटा? इंडिका मेगास्थनीज की मैंने बता रखी है। अच्छा, मुद्रा राक्षस ये विशाखदत्त की है। किसकी है बेटा? ये विशाखदत्त की है मुद्रा राक्षस, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी है बेटा? कौटिल्य। इन्हीं को बेटा क्या कहा जाता है? इन्हीं को चाणक्य कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को विष्णुगुप्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को विष्णुगुप्त कहते हैं। अच्छा, इन्हीं को बेटा क्या कहा जाता है? चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। कौटिल्य इन्हीं को कहा जाता है। अच्छा, इस अर्थशास्त्र का संबंध क्या इकोनॉमी से है? इस अर्थशास्त्र का संबंध क्या इकोनॉमी से है? ना बाबा ना। इसका संबंध तो बेटा किससे है? राजनीति और प्रशासन से है। इस बुक का संबंध किससे है बेटा? राजनीति और प्रशासन से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध तो राजनीति और प्रशासन से जुड़ी हुई है। ये बुक तो किससे जुड़ी हुई है बेटा? ये बुक तो बेटा राजनीति और प्रशासन से जुड़ी हुई है। याद रखना इस बात को। ये बुक किससे जुड़ी हुई है बेटा? ये बुक तो राजनीति और प्रशासन से जुड़ी हुई है। और अगर मैं बात करूंगा बेटा अर्थशास्त्र के बारे में, तो ध्यान से सुनना। चाणक्य विष्णुगुप्त को बेटा क्या कहा जाता है? चाणक्य विष्णुगुप्त को कहा जाता है बेटा क्या? भारत का मैकियावेली। अगर पूछा जाएगा भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, तो बेटा भारत का मैकियावेली इन्हीं को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली। ओके, भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं सर? ये कहा जाता है किसे? चाणक्य विष्णुगुप्त को। चलेगा। रत्नावली मैंने तो बता ही दिया। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये किसकी बुक है? ये बुक है बेटा किसकी? चलो ये देखो प्रश्न क्या दे रखा है। प्रश्न बहुत सन, देखो आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूरा आप देखना, जितने भी आप प्रीवियस ईयर खरीदोगे पूरे बुक में आपको पूरा का पूरा मैंने आपको प्रीवियस ईयर ला के दिया है। क्या बेटा? पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर। देखो प्रश्न क्या दे रखा है। प्रश्न ये दे रखा है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ लॉइन कौटिल्य से बनी है। मतलब ये किससे बनी हुई है? जो आपका सारनाथ का अशोक स्तंभ है ना, सारनाथ का अशोक स्तंभ है, ये किससे बना हुआ है? क्या ये माइका से बना हुआ है, लोहा से, या संगमरमर से? जल्दी से बनाओ भाई, ये किससे बना हुआ है? तो फटाफट बताओ ये किससे बना हुआ है? बोलो बोलो, किससे बना हुआ है? तो सर ये बना हुआ है किससे? ये मेरे दोस्त बलुआ पत्थर से बना हुआ है। याद रखना, ये किससे बना हुआ है सर? ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस बात को याद रखना मेरे भाई, बहुत अच्छे से याद रखना। ये किससे बना हुआ है सर? ये बना हुआ है बलुआ पत्थर से। ओके, बढ़िया प्रश्न था। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बलुआ पत्थर से था। चलो सर, अच्छा मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं, ये बताओ इस पर कितने जानवरों का अंकन है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। इस पर कितने जानवर हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे जल्दी से।
चलो अगला प्रश्न ये दे रखा है, फटाफट बताओ। अशोक का निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के, क्या बेटा, जहां अशोक के शिलालेख स्थित है, जहां अशोक के शिलालेख स्थित है। बच्चा कुछ कह रहा हूं, आओ भाई फटाफट देखो। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख स्थित है, बताओ फटाफट। भाई कौन नहीं जानता, वो कौन सा क्षेत्र है सर, गिरनार का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है सर, गिरनार का क्षेत्र है जहां पर अशोक के, क्या बेटा, शिलालेख स्थित है। फटाफट बता देना बेटा कौन सा है वो मेरे दोस्त, गिरनार क्षेत्र है जहां अशोक के शिलालेख स्थित हैं। ठीक है, चलो गिरनार, बढ़िया। मास्की कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, मास्की कर्नाटक के किस जिले में स्थित है जहां पुरातात्विक स्थल है, जहां 1915 में सी वीडॉन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेखों की खोज के साथ प्रसिद्ध प्राप्त हुई। तो बताओ वो कौन सा है सर, वो क्या उडुपी है, यादगीर है, या हसान है, या रायचूर है। तो बेटा कर्नाटक, बेटा अगर मैं बात करूंगा अशोक के कर्नाटक में कौन कौन सी जगह अभिलेख मिले हैं, तो एक जगह मिली है बेटा क्या, मास्की, एक जगह मास्की है, एक जगह बेटा क्या है, नेट्टूर है, एक जगह क्या है बेटा, एक जगह नेट्टूर है, एक जगह बेटा क्या है, उदय गोलान है। क्या बेटा, एक जगह है मेरे दोस्त क्या, उदय गोलान है। तो अगर हम बात करेंगे सर इन तीनों बेटा ये कहाँ के हैं, बेटा ये तीनों मेरे दोस्त कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, याद रखना। तो बेटा ये कहाँ है बेटा, ये मेरे दोस्त रायचूर जिले में। कहाँ पर बेटा, ये रायचूर जिले में है। चलिए कर्नाटक के किस जिले में है सर, रायचूर जिले में है, जहां पर बेटा कब 1915 में वीडॉन के द्वारा सम्राट अशोक के छोटे छोटे शिलालेखों की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्ति हुई है। तो बेटा रायचूर जिले में है। ये रहा भाई भगवान बुद्ध को, ये भाई बिना देरी के हुए आप लोग आंसर कर देना, ये आंसर कर देना। भगवान बुद्ध को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक कौन सा था, क्या वे धमेत स्तूप हुआ करता था, ठीक है, क्या वो काविकोंडा स्तूप हुआ करता था, महाबोधि स्तूप हुआ करता था, सांची का स्तूप। तो बेटा उसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। वो कौन सा स्तूप हुआ करता था, अरे बोलो कौन सा स्तूप हुआ करता था सर, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया, एमपी में स्थित है। ठीक है, चलो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है सर, मुद्रा राक्षस को लिखा है किसने, विशाख दत्त ने, है ना, विशाख दत्त। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। कौन सी बुक है बेटा, देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें इसने अपने भाभी से प्रेम किया है, अपने भाभी से, और चंद्रगुप्त और उसकी भाभी ध्रुव देवी का प्रेम प्रसंग चला है। पूरी बेटा लव स्टोरी इसमें लिख रखी है, कैसे कैसे मिलते थे, है ना। कालिदास भी बेटा कम नहीं थे, इन्हीं को बेटा भारत का शेक्सपियर कहते हैं। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। ये भी बहुत प्रेम प्रसंग लिखा करते थे। तुम्हारी स्टोरी सुन ली उसी के ऊपर बेटा, तुमने अपनी लव स्टोरी बता दी, उनके ऊपर बुक लिख देंगे बेटा। ये मेरे दोस्त भारत का शेक्सपियर। इनकी अगर मैं बात करूंगा तो इन्होंने पहली लव स्टोरी कौन सी लिखी थी, इन्होंने पहली लव स्टोरी लिखी थी बेटा क्या, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान और शकुंतला बेटा, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा राजा भरत की, है ना, पत्नी का नाम क्या हुआ करता था, शकुंतलम। राजा भरत और उनकी पत्नी क्या, शकुंतला का प्रेम वर्णन है। इनमें इन्होंने बेटा क्या अग्निमित्र और मालविका की कहानी सुन ली, उसके ऊपर प्रेम प्रसंग लिख दिया, है ना, उनकी लव स्टोरी, इसका नाम क्या है बेटा, मालविका गित्रम, है ना, ये बेटा लव स्टोरी बना दी। एक बेटा मेघदूत इनकी लव स्टोरी है, बहुत अच्छी है, आप सुनी होगी आप लोगों ने मेघदूत, है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, चलेगा पुरातात्विक। चलो ये मैं लास्ट प्रश्न करता हूं आज का, है ना, जो मेरा टारगेट था उतने प्रश्नों का। क्या दे रखा है, पुरातात्विक भाषा विद्वानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेम्प ने किस वर्ष अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे उनकी व्याख्या की गई थी। बेटा अगर पूछा जाता है अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी,
तो बेटा अगर मैं बात करूंगा अशोक के अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों की खोज, तो बेटा अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? अशोक के अभिलेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बेटा 1750 में की थी किसने? टी फैंथेलर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? टी फैंथेलर के द्वारा की गई थी। टी फैंथेलर के द्वारा की गई थी। सर इन्हें पहली बार पढ़ा किसने था? अगर मैं बात करूंगा सर इन्हें पहली बार पढ़ा किसने था, तो बेटा पहली बार 1837 में पढ़ा था किसने? जिनका नाम था सर जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था बेटा? इन्हें पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप। ओके, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो आज मैं इतना ही रखूं, बताओ? आज हम इतना ही रखते हैं, 31 आपके लिए, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।